Hello students, today we learn international trade. इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होते हैं, कंट्री के लिए ये किस प्रकार से बेनिफिशियरी होता है, ये इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड में सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्रेड। ट्रेड के बारे में हमने टर्सरी एक्टिविटी में पढ़ा था। ये हमारा सर्विस सेक्टर के अंदर आता है और ये हमें डिफरेंट टाइप्स की गुड्स होती हैं और सर्विस होती हैं, उनको एक्सचेंज करता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्रेड। व्हाट डू यू मीन ट्रेड? ट्रेड क्या है? वॉलंटरी एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विस इज नोन एज ट्रेड। वॉलंटरी exchange of goods and service is known as trade. Known as trade. स्वेच्छा से हम जो वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, उनको हम ट्रेड का नाम देते हैं। ट्रेड आर टू टाइप ऑफ ट्रेड। टाइप्स ऑफ ट्रेड। ट्रेड्स के टू टाइप्स होते हैं। एक नेशनल ट्रेड, जिसको डोमेस्टिक भी बोलते हैं, नेशनल ट्रेड, और जो दूसरा होता है वो आता है आपका इंटरनेशनल। इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये टू टाइप्स के होते हैं। नेशनल ट्रेड जो होता है वो कंट्री के इंटरनेशनल बाउंड्री के इनर पार्ट में ही वन रीजन से अदर रीजन्स जो है वो गुड्स और सर्विस एक्सचेंज होती हैं। इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर जो गुड्स और सर्विस होती हैं वो कंट्री के इंटरनेशनल बाउंड्री से बाहर होती है। मीन्स व्हेन टू और मोर कंट्री एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विस आर नोन एज इंटरनेशनल ट्रेड। नेशनल ट्रेड जो है वो फिर से टू टाइप्स का हो जाता है, इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट, जिसमें एक स्टेट के अंदर अंदर जब ट्रेड होता है और एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर जब ट्रेड होता है, तो इस प्रकार से ये इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट ट्रेड के अंदर आ जाता है। दूसरा आता है आपका इंटरनेशनल, जो आपको बताया है, जब दो या दो से अधिक कंट्री के बीच में हम गुड्स और सर्विस को एक्सचेंज करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे चैप्टर के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है? इंटरनेशनल ट्रेड इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस अमॉन्ग डिफरेंट कंट्री अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर। इंटरनेशनल बॉर्डर के बाहर जब हम गुड्स और सर्विस एक्सचेंज करते हैं, सप्लाई करते हैं, तो उसको हम इंटरनेशनल ट्रेड का नाम देते हैं। ये डेफिनेशन आपको अच्छे से याद रखनी है। ट्रेड से पहले जो हमारा बार्टर सिस्टम होता था, जिसमें हम गुड्स एक्सचेंज करते थे, क्योंकि उस टाइम में जो करेंसी थी वो यूज में नहीं लाई जाती थी, तो उसको हम बार्टर सिस्टम का नाम देते हैं, जो हमारे ट्रेड से पहले स्टार्ट होता था। बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम के अंदर गुड्स एक्सचेंज होती थी। इसमें इन द अर्ली स्टेज वेयर वाज नो करेंसी एंड पीपल यूज टू एक्सचेंज देयर प्रोडक्ट। जब लोग जो हैं वो केवल वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे, तो इसमें हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली हिंदी में इसको बोला जाता है। तो बार्टर सिस्टम क्या होता है? द एक्सचेंज ऑफ गुड विदाउट इन्वॉल्व करेंसी इज नोन एज बार्टर सिस्टम। द
exchange of goods without involving currency is known as barter system. बार्टर सिस्टम वस्तु के बदले जो वस्तु का एक्सचेंज होता था और उसमें बिना किसी करेंसी के, मनी के, जब वस्तुओं को हम एक्सचेंज करते थे तो उसे बार्टर सिस्टम के नाम से जानते थे। एंशिएंट पीरियड में, प्राचीन काल के अंदर लोगों के पास करेंसी नहीं होती थी और लोग अपने पास जो अवेलेबल गुड्स होती थी वो अदर्स को दे देते थे और अदर के पास जो गुड्स होती थी वो ले लेते। फॉर एग्जाम्पल, ए पोर्टर कैन अवेल द सर्विस ऑफ ए प्लम्बर इज एक्सचेंज ऑफ पोर्ट। जो प्लम्बर होता है, नल को ठीक करने वाला होता है, और जो एक पोर्टर होता है, गड्ढा बनाने वाला होता है, वो नल ठीक करने वाले को गड्ढा एक्सचेंज कर देता है और नल ठीक करने वाला जो है वो उसके नल को ठीक कर देता है, गड्ढे वाले के नल को ठीक कर देता है। तो उसके पाइप की रिपेयरिंग कर देता है और वो उसे पोर्ट अवेलेबल्स करवा देते हैं, उसको गड्ढे वगैरह जो हैं वो अवेलेबल करवा देते हैं। बार्टर सिस्टम स्टिल एग्जिस्ट इन मैनी ट्राइबल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। बार्टर सिस्टम है वो आज भी वर्ल्ड के कुछ पार्ट के अंदर जो है चालू है। इसके अंदर हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर बताया था कि जो हमारे मदाही ट्राइबल एरिया है जिसमें नेचुरलाइजेशंस ऑफ ह्यूमन वाले टॉपिक के अंदर जो बॉक्स के अंदर दिया गया था उसमें आपको अंडरस्टैंडिंग करना है, उसको पीछे जा कर के देख लेना है। मदाही ट्राइबल फेयर छत्तीसगढ़ जो सेंट्रल इंडिया के अंदर आते हैं उसके अंदर फुल मून के दिन जो है दिसंबर और मार्च के महीने के अंदर फुल मून के डेज को वहाँ पर मेला लगता है जिसके अंदर वो वहाँ पर लोग जो हैं अपनी गुड्स को एक्सचेंज करते हैं। इसी प्रकार से इन इंडिया आल्सो देयर आर सम प्लेस वेयर बार्टर सिस्टम स्टिल वर्क वेरी वेल। इन असम जॉन बिल मेला ये मेला लगता है आसाम के अंदर, ठीक है। जनवरी मंथ के अंदर ये हार्वेस्टिंग सीजन के बाद के अंदर लगता है, जिसमें जो सभी वहाँ के ट्राइबल कास्ट पीपल्स हैं वो अपने गुड्स लेकर के इस मेले में आ जाते हैं और अपने रिक्वायरमेंट के गुड्स जो होते हैं वो एक्सचेंज करते हैं। ये मेला जो लगता है, द वेन्यू ऑफ द मेला इज अबाउट 35 किलोमीटर अवे फ्रॉम द गुवाहाटी से 35 किलोमीटर दूर पर यह लगता है। दिस इज परहैप्स द ओनली फेयर ऑफ इंडिया वेयर वाटर सिस्टम स्टिल वर्क वेरी वेल। इंडिया में ये एकमात्र अभी ऐसा मेला है जो अभी मैं बता रहा था, मदाही ट्राइबल फेयर जो छत्तीसगढ़ वगैरह के अंदर है, और एक ये सबसे बड़ा मेला जो आपका जॉन बिल मेला लगता है, ये आज भी बार्टर सिस्टम को यूज में लाते हैं। ट्राइबल पीपल फ्रॉम द सराउंडिंग एरियाज एक्सचेंज देयर प्रोडक्ट इन दिस फेयर। इस फेयर के अंदर जो आपके आसाम के गुवाहाटी के आसपास के लोग हैं वो इस फेयर के अंदर अपनी गुड्स को एक्सचेंज करते हैं। बुक में देखिए ये डायग्राम दिया गया है, 2 वुमेन प्रैक्टिसिंग बार्टर सिस्टम इन द जॉन बिल मेला। एवरी जनवरी आफ्टर द हार्वेस्ट सीजन जॉन बिल मेला टेक प्लेस इन जोगीघाट। ये जगह का नाम है जहाँ पर लगता है 35 किलोमीटर अवे फ्रॉम गुवाहाटी, एंड इट इज possibly the only fair in India where barter system is still live
A big market is organized during this fair and people were various tribal and communities exchange their products। ये सब जो हैं अपने प्रोडक्ट को एक्सचेंज करते हैं। लेकिन बार्टर सिस्टम के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसके कारण से हमें उस पर्सन को सर्च करना होता है जिसको हमारी गुड्स की रिक्वायरमेंट होती है, और जिस गुड्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है वो उस गुड्स को सेल करने के लिए इच्छुक हो, बेचने के लिए इच्छुक हो। इसलिए दोनों की सेम जो डिमांड होती है, जिनकी उनके पास अवेलेबिलिटी होती है, इस टाइप के पर्सन्स को सर्च करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस डिफ़िकल्ट को समाप्त करने के लिए करेंसी को इंट्रोड्यूस किया गया, मीन्स जो मुद्रा है उसका संचालन किया गया। द डिफ़िकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम वर ओवरकम बाय द इंट्रोड्यूसिंग ऑफ मनी। मुद्रा के आगमन के साथ विनिमय व्यवस्था के अंदर जो कठिनाइयाँ होती थी, उन कठिनाइयों को दूर किया गया। इन द ओल्डन टाइम बिफोर पेपर एंड कॉइन करेंसी come into being, rare objects with very high intrinsic value served as money, like the flintstones, obsidian, cowrie shell, tiger paws, whale teeth, dog teeth, skin, fur, cattle, rice, peppercorn, salt, small tools, copper, silver and gold। जो हमारी कागजी मुद्रा है और जो धात्विक मुद्रा है, उसके आगमन से पहले कम इनटू बिगिन, रेयर ऑब्जेक्ट जो होते थे, जो बहुत ही कम मात्रा में हमें उपयोग अवेलेबल होते थे, दुर्लभ जो वस्तुएं होती थी, उनको करेंसी के रूप में यूज़ किया जाता था। जिसमें इसमें दिया गया है फ्लिंटस्टोन, जो चकमक का पत्थर होता है, जिससे जो फायर वगैरह बर्न की जाती थी, उसकी बहुत अधिक ज़रूरत होती थी, तो उसको जो है वो करेंसी के रूप में यूज़ किया जाता था। दूसरा ऑब्सिडियंस, जो इग्नेस रॉक्स की एक वैरायटी होती है ऑब्सिडियंस, जिसमें आग्नेय कांच होता है, उसको यूज किया जाता है। काउरी सेल, जो सेल के दांत वगैरह हैं, उनका यूज किया जाता था। टाइगर पास, टाइगर के जो पंजे होते थे, उनका यूज किया जाता था। व्हेल टीथ, डॉग टीथ, स्किन, फर, कैटल, जो मवेशी वगैरह होते थे, उनको भी लेन देन कर लिया जाता था। राइस, पेपरकॉर्न, साल्ट, नमक को भी उस टाइम के अंदर जो है वो वैल्यूएबल गुड्स के अंदर यूज़ किया जाता था, प्रीशियस गुड्स में यूज़ किया जाता था, कीमती धातुओं में, वस्तुओं में। स्मॉल टूल्स, जो छोटे औजार वगैरह, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड थे, इनको जो है वो करेंसी के रूप में यूटिलाइज किया जाता था। इसमें एक क्वेश्चन आता है कि जो बार्टर सिस्टम्स थे उसके डिसएडवांटेज क्या थे। तो इसमें पहला पॉइंट तो मैंने बताया था कि बार्टर सिस्टम के अंदर हमें जो सेम नीड्स वाले जो पर्सन्स होते थे, उनको सर्च करना पड़ता था, जिनको हमारी गुड्स की रिक्वायरमेंट होती थी, और वो गुड्स हमें सेल करने के लिए इच्छुक होता था। तो ये सर्च करना बहुत ही, सेम रिक्वायरमेंट्स वाले पर्सन्स को सर्च करना बहुत कठिन था। दूसरा ये होता था कि जो गुड्स एक्सचेंज होती थी, उसकी वैल्यू जो होती थी, उसका मेजरमेंट ईजिली नहीं हो पाता था, आसानी से उसका हम आंकलन नहीं कर पाते थे कि जो, जैसे कि हमने बताया था, जो प्लम्बर होता था और पोर्ट होता था, तो प्लम्बर के काम की वैल्यू क्या है और पोर्ट की वैल्यू जो है, बर्तन की वैल्यू जो है, उसके जो घड़े हैं उसकी वैल्यू है वो क्या है। इसी टाइप से जो हमारे पास जैसे वीट है, उसके पास राइस है, तो राइस की वैल्यू हम क्या लगाएं, कितने राइस के बदले में कितने वीट जो है हम
रिसीव करें, कितने चावल के बदले में कितने गेहूँ प्राप्त करें, इस प्रकार का मेजरमेंट करना जो था वो बहुत ही हार्ड होता था। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए जो है वो करेंसी जो है वो स्टार्ट की गई, मनी जो है, मुद्रा जो है, उसका आगमन जो है वो शुरू हुआ। मैप के अंदर, इसमें डायग्राम के अंदर देखें, डू यू नो, क्या आप जानते हैं द वर्ड सैलरी। सैलरी जो आज हम वर्ड यूज करते हैं कि कोई भी वर्क किया जाता है तो ये पूछते हैं आपकी सैलरी क्या है, तो ये सैलरी वर्ड कहाँ से आया। द वर्ड सैलरी कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड सैलरियम। सैलरियम का ये लैटिन वर्ड है, वहाँ से ये बन कर के आया है। विच मीन्स पेमेंट बाई साल्ट, जिसका मतलब होता था नमक के द्वारा भुगतान करना। विच मीन्स पेमेंट बाई साल्ट, नमक के द्वारा भुगतान करना। एज इन दोज टाइम्स प्रोड्यूसिंग साल्ट फ्रॉम सी वाटर वाज अननोन एंड कोल्ड कुड ओनली बी मेड फ्रॉम रॉक साल्ट। उस टाइम के अंदर ये दिया गया है, एज इन दोज टाइम प्रोड्यूसिंग साल्ट फ्रॉम सी वाटर वाज अननोन। उस टाइम में समुद्र से नमक प्राप्त करने की जानकारी नहीं थी। एंड कुड ओनली बी मेड फ्रॉम रॉक साल्ट, केवल वो नमक की चट्टानों से ही प्राप्त किया जाता था। नमक जो है वो चट्टानों से ही प्राप्त किया जाता था। विच वाज ए रेयर, जो बहुत ही कठिन काम था, खर्चीला काम था। एंड एक्सपेंसिव, जो बहुत ही कठिन और खर्चीला काम था। दैट इज वाई इट बिकेम ए मोड ऑफ पेमेंट, इसलिए कोई भी जो वर्क होता था उसके लिए नमक दे करके और उसका भुगतान किया जाता था। मोड ऑफ पेमेंट होता था, जो भुगतान का माध्यम होता था वो नमक के द्वारा किया जाता था, क्योंकि नमक जो थी वो सभी की बेसिक रिक्वायरमेंट की गुड थी, इसलिए सबको नमक प्रोवाइड करके उनके वर्क का जो पेमेंट कर दिया जाता था, जो वेज सैलरी वगैरह होती थी वो दे दी जाती थी। वहाँ से जो हमारा सैलरी शब्द जो है वो स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट आता है हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड की शुरुआत कहाँ से हुई, इसकी हिस्ट्री कहाँ है, क्योंकि ये ट्रेड जो होते थे वो डोमेस्टिक लेवल पर होते थे, नेशनल लेवल पर होते थे। उसके बाद जो ट्रेड है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो इसमें हम पढ़ते हैं द इन एंशियंट टाइम ट्रांसपोर्टिंग गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस was risky, hence trade was restricted to local market। प्राचीन समय में लंबी दूरी तक वस्तुओं का परिवहन करना जो था वो बहुत ही कठिन काम था, रिस्की था, जोखिम भरा था। इसलिए जो व्यापार होता था वो केवल स्थानीय बाजारों तक ही होता था। पीपल देन स्पेंट मोस्ट ऑफ देयर रिसोर्स ऑन बेसिक नेसेसिटीज। जो लोग थे वो अपने जो रिसोर्स थे वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं पर ही खर्च कर देते थे, जैसे फूड एंड क्लॉथ। केवल जो भोजन और वस्तुएं होती थी उन्हीं को प्राप्त करने के लिए अपने संसाधनों का अधिकतर भाग जो है वो उपयोग में ले लेते थे। ओनली द रिच पीपल ब्रॉट ज्वेलरी, कॉस्टली ड्रेस एंड दिस रिजल्टेड इन द ट्रेड लग्जरी आइटम। तो उस टाइम के अंदर जो धनी व्यक्ति होते थे वो ही अपने लग्जरी आइटम्स के गुड्स की डिमांड करते थे, और उन्हीं के बीच के लिए उन्हीं की जो डिमांड थी उनको फुलफ़िल करने के लिए ट्रेड्स की शुरुआत हुई। तो इसके अंदर वो धनी व्यक्ति आभूषण और महंगे जो वस्त्र वगैरह होते थे, कॉस्टली जो ड्रेस वगैरह होती थी, और जो लग्जरी आइटम होते थे उनको प्राप्त करने के लिए व्यापार शुरू किया गया था। द सिल्क रूट इज एन अर्ली एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड कनेक्टेड रोम टू चाइना। ये हमारे इंटरनेशनल ट्रेड का सबसे पहला वर्ल्ड का रूट होता था, जिसको हम सिल्क रूट कहते हैं। ये 6000 किलोमीटर लंबा है लगभग, जो चाइना से स्टार्ट होता है और रोम इटली के पास मेडिटेरियन सी में है, वहाँ तक ये जाता था। रोम से वापस जो है ये वुलन और जो कुछ इम्पोर्टेंट गुड्स होती थी वो वापस लेकर के चाइना के अंदर आता था, क्योंकि उस टाइम में चाइना का जो सिल्क था, सिल्क का जो कपड़ा था वो वर्ल्ड में बहुत फेमस
होता था और उसकी यूरोपियन कंट्री में बहुत अधिक डिमांड थी। इसलिए रोम जो है वो इस गुड्स को यूरोप के अंदर इंपोर्ट करता था और उसके बाद रोम जो है वो अदर यूरोपियन कंट्री के अंदर उसकी सप्लाई करता था। उधर से रोम के अंदर वुलन का जो प्रोडक्शन होता था वो मैक्सिमम होता था, इसलिए वुलन और वुलन से रिलेटेड जो प्रोडक्ट होते थे उनकी चाइना के अंदर डिमांड थी, तो वो ये वापस लेकर के आते थे और इनके बीच के अंदर जो पार्शिया कंट्री है, ईरान और उसके नेबरर कंट्री आ जाते हैं, सेंट्रल एशिया आ जाता है और इंडिया जो आते हैं, ये इसके इंटरमीडिएट पार्ट होते थे, पॉइंट होते थे। इनसे भी जो गुड्स होती थी वो सप्लाई की जाती थी। ये जो आपका सिल्क रूट था ये लैंड रूट होता था। इसके अंदर जो हमारे पैदल चल कर के कारवे जिनको बोलते थे, पैदल चल कर के सामान को ये चाइना से रोम तक ले जाते थे और बाद में जैसे ही हमने एनिमल्स को जो है ट्रांसपोर्ट के लिए यूटिलाइज करना स्टार्ट किया तो उसके बाद जो घोड़े और खच्चर होते थे उनके ऊपर लाद करके सामान को ले जाया जाता था। The Silk Route is early example of a long distance trade connected Rome to China. Along the 6,000 kilometer route, the traders transported Chinese silk, underline करें इसको, Chinese silk, Roman wool and precious metals and many other high value commodities from intermediate points in India, पार्शिया जो मैंने बताया था ईरान और उसके नेबरर कंट्रीज जो हैं एंड सेंट्रल एशिया से इसकी कनेक्टिविटी होती थी। रेशम मार्ग लंबी दूरी के व्यापार का एक सबसे अच्छा उदाहरण है जो 6000 किलोमीटर मार्ग के सारे रोम से चीन से अपना व्यापार करता है। व्यापारी भारत, ईरान और मध्य एशिया के मध्यवर्ती स्थानों से चीन में बने रेशम, रोम की ऊन और बहुमूल्य धातुओं को अन्य अनेक महंगी वस्तुओं का ये इंटरनेशनल ट्रेड करते थे। इसके बाद आता है आपका आफ्टर डिसइंटीग्रेशंस ऑफ रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर का डिसइंटीग्रेशंस हुआ। यूरोपियन कॉमर्स ग्रू ड्यूरिंग 12th and 13th century with the development of oceans going warship, जो वार के जहाज थे, युद्धपोत जो होते थे। ट्रेड्स बिटवीन द यूरोप एंड एशिया ग्रू द अमेरिकन वर डिस्कवर्ड। रोम साम्राज्य के विखंडन जो 12वीं और 13वीं शताब्दी के दौरान हुआ उसमें यूरोप में कॉमर्स जो है, व्यापार जो है, ट्रेड जो है वो फास्टली इंक्रीज हुआ। ओशियन गोइंग वारशिप ट्रेड्स और समुद्र के थ्रू जो है वो व्यापार होना शुरू हुआ, मीन्स समुद्री रास्तों की खोज हुई, जिसके साथ ही ट्रेड बिटवीन यूरोप एंड एशिया, यूरोप और एशिया के अंदर ये फास्टली इंटरनेशनल ट्रेड इंक्रीज हुआ और उस टाइम पीरियड के अंदर ही अमेरिका की खोज की गई। यानी 12वीं और 13वीं शताब्दी में अमेरिका के साथ जो है वो यूरोप और एशिया की कनेक्टिविटी नहीं थी। उसके बाद यूरोप और एशिया की कनेक्टिविटी हुई और जो हमारे ओशियन रूट्स हैं उनकी डिस्कवरी हुई, उनके थ्रू जो है ट्रेड्स किया जाने लगा। नेक्स्ट स्टार्ट होता है 15th सेंचुरी ऑनवर्ड। 15वीं शताब्दी में द यूरोपियन colonialism became and along with trade for exquisite commodity। 15वीं शताब्दी से ही यूरोप में उपनिवेशवाद शुरू हुआ, यानी कि यूरोप के लोग जो हैं वो एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका आदि देशों के अंदर जो है वो अपनी कॉलोनीज सेटअप करने लगे और उसके साथ ही जो फॉरेन गुड्स थी उनका ट्रेड जो है वो शुरू हुआ। ए न्यू फॉर्म ऑफ ट्रेड इमरेज्ड विच वाज कॉल्ड स्लेव ट्रेड। इसके अंदर उस टाइम पीरियड के अंदर जो है वो स्लेव ट्रेड स्टार्ट हुआ। स्लेव ट्रेड्स जो होते हैं वो ह्यूमन बीइंग को स्लेव बना करके, उनको दास बना करके उनको ट्रेड किया जाता था, उनका व्यापार किया जाता था। इसके अंदर जो है पोर्तुगीज, डच, स्पेनिश,
ब्रिटिश कैप्चर्ड अफ्रीकन नेटिव फॉर forcefully transported them to the newly discovered Americans for their labor in the plantation। स्लेव ट्रेड के अंदर जो पुर्तगाल के लोग थे, डच थे, स्पेनिश थे, और जो अंग्रेज़ लोग थे, ब्रिटिश जो लोग थे, वो अफ्रीकन नेटिव लोगों को, अफ्रीका के मूल निवासियों को फोर्सली कैप्चर करते थे, उनको पकड़ते थे और फिर उनको न्यूली डिस्कवर्ड अमेरिकन कंट्रीज़ के अंदर जो नए खोज हुए अमेरिकन कंट्री थे उनमें प्लांटेशन एग्रीकल्चर में लेबर के रूप में उनको दास बना करके उनका उपयोग किया जाता था। स्लेव ट्रेड वाज लुक्रेटिव मीन्स होता है गेनफुल, बेनिफिशरी। उस टाइम पीरियड के अंदर सबसे अच्छा लाभदायक जो व्यापार होता था, बिजनेस, फॉर मोर देन 200 ईयर स्टिल, 200 वर्षों तक जो दास व्यापार था वो सबसे अधिक लाभदायक व्यापार के रूप में मापा जाता था, क्योंकि उस टाइम पीरियड के अंदर जो अभी बताए थे आपके पुर्तगाल, डच, स्पेनिश और जो ब्रिटिश लोग थे वो अफ्रीकन नेटिव लोगों को कैप्चर करते थे और उनको अमेरिकन जो न्यू डिस्कवर कंट्री थे उन डिस्कवर कंट्री के अंदर प्लांटेशन एग्रीकल्चर में काम करने वाले जो लोग थे उनको वो बेच देते थे। इनको केवल जो है वो खाना और कपड़ा उपलब्ध करवाया जाता था, बाकी इनके साथ जो है वो जानवरों जैसा व्यवहार होता था और लाइफ टाइम इनसे जो है वो प्लांटेशन और दूसरे एक्टिविटीज़ के अंदर काम लिया जाता था। नेक्स्ट इसके अंदर आता है, ये स्टार्ट हुआ ईयर द स्टील इट वाज अबोलाइज्ड इन डेनमार्क इन 1792। इसको जो है वो इस पर प्रतिबंध लगाया, अबलाइज किया 1792 के अंदर डेनमार्क में सबसे पहले। ग्रेट ब्रिटेन ने इसको 1807 के अंदर 1807 के अंदर इसको बंद किया, इस पर प्रतिबंध लगाया, और यूनाइटेड स्टेट के अंदर 1808 में लगाया। तो ये डेट है, ये आपको ध्यान में रखनी है कि ट्रेड स्लेव के ऊपर बैन जो है वो किस कंट्री ने कब लगाया। डेनमार्क ने 1792 में, ग्रेट ब्रिटेन ने 1807 में और यूनाइटेड स्टेट ने 1808 के अंदर इसमें बैन लगाया। जो स्लेव होता था, स्लेव का जो ट्रेड होता था, व्यापार होता था, उसके लिए एडवर्टाइजमेंट भी निकाले जाते थे, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट का पूरा जो है वो एक ड्राफ्ट दिया गया है जिसके अंदर आप देख रहे हैं टू बी सोल्ड और लेट स्लेव्स, जिसके अंदर जो है मेल और फीमेल सभी को इसके अंदर जो है इंक्लूड किया जाता था। नीचे देखिए इसके अंदर 30 अमेरिकन स्लेव ऑक्शन एडवर्टाइज स्लेव फॉर सेल और टेम्परेरी हायर बाय देयर ओनर्स। बायर्स often paid as much as $2,000 string dollar for a skilled healthy slaves। स्किल्ड और हेल्थी स्लीव के जो रेट थे वो कितने थे आपके $2,000 से अधिक। मच ऑक्शंस ऑफन सेपरेटेड फैमिली मेम्बर फ्रॉम वन अनोदर, मैनी टू हुम नेवर सा देयर लव्ड वंस अगेन। इसमें बहुत सारे जो स्लेव थे उनको अपने फैमिली मेम्बर से अलग कर दिया जाता था और बहुत सी बार तो ऐसा होता था कि कभी वो लाइफ टाइम अपने फैमिली मेम्बर से नहीं मिल पाते थे। इसके बाद आते हैं आपका आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस द डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल लाइक ग्रेन, मीट, वूल आल्सो एक्सपेंडेड। औद्योगिक क्रांति के पास कच्चे माल की यूरोपियन कंट्री के अंदर जो है वो फास्टली डिमांड इंक्रीज हुई, जिसमें ग्रेन, मीट, वूल और अदर्स जो गुड्स थी वो इंक्रीज होने लगी, क्योंकि यूरोप के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया था, जिससे इंडस्ट्रियल सेक्टर में रॉ मटेरियल की जो डिमांड है उसको फुलफ़िल करने के लिए यूरोपियन कंट्री जो हैं वो नॉर्थ अमेरिकन और एशिया कंट्री से गुड्स जो हैं वो इंपोर्ट करने लगे। बट देयर मॉनेटरी वैल्यू डिक्लाइन इन द रिलेशंस ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। लेकिन जो रॉ मटेरियल था उसकी जो वैल्यू थी वो मैन्युफैक्चरिंग गुड के कंपैरिजन में बहुत ही कम हो गई थी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग गुड्स जो थी वो प्रीशियस हो चुकी होती थी और उनको
इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता था, जिससे उनकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही थी, जबकि जो रॉ मटेरियल था वो पॉपुलेशन इंक्रीज होने के कारण से लार्ज स्केल्स के अंदर प्रोड्यूस हो रहा था, जिसके रीजन से रॉ मटेरियल की वैल्यू कम थी और फिनिश गुड्स की वैल्यू फास्टली इंक्रीज हो रही थी। द इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस imported primary product as raw material and export the value added finished products back to the non industrial nation। इसलिए जो औद्योगिक देश थे, ये औद्योगिक देश कच्चे माल और प्राइमरी जो प्रोडक्ट होते थे, प्राइमरी एक्टिविटी से जो गुड्स रिसीव होती थी, उनको रॉ मटेरियल में ये इंपोर्ट करते थे, और जिन कंट्री के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट नहीं हुआ था, उन कंट्री को वो उनकी वैल्यू को हाई करके, वैल्यू ऐड करके, और उन्हीं को वो वापस एक्सपोर्ट कर देते थे, उन्हीं को वो सेल कर देते थे। जैसे ब्रिटेन जो है वो इंडिया से रॉ मटेरियल रिसीव करता था, और जो फिनिश गुड्स होती थी वो वापस हाई वैल्यू के अंदर चेंज करके वापस इंडिया को ही एक्सपोर्ट करता था। इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के मध्य तक, रीजन ऑफ प्रोड्यूसिंग प्राइमरी गुड्स वर नो मोर इम्पोर्टेंट। 19वीं शताब्दी के मध्य तक जो प्राइमरी गुड्स का प्रोडक्शन करने वाले कंट्री थे, उनका बहुत अधिक महत्व नहीं रह गया था। एंड इंडस्ट्रियल नेशंस बिकेम ईच अदर प्रिंसिपल कस्टमर, और जो इंडस्ट्रियल नेशंस थे जिनमें इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया था, वो ही मुख्य ग्राहक के रूप में एक दूसरे से जुड़े रहते थे। ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड सेकेंड, कंट्रीज इम्पोज ट्रेड टैक्स एंड क्वांटिटिव रेस्ट्रिक्शंस फॉर द फर्स्ट टाइम। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही पहली बार राष्ट्रों के अंदर जो व्यापार टैक्स था, इम्पोज ट्रेड टैक्स एंड क्वालिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस, जो संख्यात्मक प्रतिबंध थे वो लगाए गए थे कि जितना टैक्स लगेगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में, या फिर इतने ही गुड्स को हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बल्क के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट आता है ड्यूरिंग द पोस्ट वार पीरियड, युद्ध के बाद ऑर्गेनाइजेशंस लाइक जर्नल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ एंड ट्रेड, जर्नल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड जो है, इसकी शुरुआत की गई, विच लेटर बिकेम द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो बाद के अंदर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसके नाम से जाना गया। हेल्प द रिड्यूसिंग टैरिफ, जो शुल्क घटाने के अंदर आपस में कंट्रियों की हेल्प करता है, देशों की जो है वो हेल्प करता है। इस लेक्चर में हमने पढ़ा है ट्रेड का इंट्रोडक्शन, इंटरनेशनल ट्रेड, बार्टर सिस्टम क्या है, ये 3 मार्क्स के अंदर आपसे पूछ सकते हैं। बार्टर सिस्टम्स के डिसएडवांटेज जो हैं वो आपसे पूछ सकते हैं। करेंसी का जो इन्वॉल्व हुआ ट्रेड के अंदर उसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड की हिस्ट्री है वो 5 मार्क्स के अंदर आपसे पूछ सकते हैं। स्लेव ट्रेड्स क्या होते हैं 1 मार्क्स के अंदर ये पूछ सकते हैं, किस किस कंट्री ने स्टार्ट किया, कब इसको अबलाइज किया गया, कब इसको बंद किया गया, ठीक है, तो ये पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे व्हाई डज इंटरनेशनल ट्रेड एग्जिस्ट।